नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार सिंह आपका अपने चैनल मल्टी डायमेंशनल ज़िंदगी पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें और इस वीडियो को अंत तक पूरी तरह से देखें और निश्चित रूप से अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। आपका जीवन बहुत ही समृद्ध, सुखद और कल्याणकारी हो, इस मंगल कामना के साथ मैं आज का ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। हमारा आज का विषय है कि योग में सबसे अच्छा अभ्यास क्या होता है। जब मेरे पास कुछ प्रश्न आए हैं मित्रों के कि योग की बहुत सी अलग अलग शाखाएं होती हैं, तो उनमें से सबसे अच्छा योगा कौन सा है। तो इसके पहले कि मैं इस प्रश्न का जवाब दूं, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक योगी अपनी साधना को पूर्ण करके नया नया पहाड़ों से उतरा और वो शहर की तरफ गया। वहाँ पर उसने सोचा कि चलो कहीं पर भिक्षाटन करते हैं, तो धीरे धीरे वो शहर की तरफ बढ़ रहा था। विश्राम के लिए वो रास्ते में एक पेड़ के नीचे रुका। पेड़ पर ऊपर चिड़िया बैठी हुई थी, उसने बीट कर दी। उस योगी के शरीर पर वो बीट पड़ी और इस बात से वो योगी बहुत नाराज हुआ और उसने बहुत ही क्रोधित होकर उस चिड़िया को देखा और वो चिड़िया तुरंत ही भस्म हो गई। योगी को अपनी सिद्धि पर बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसे लगा कि कितनी अच्छी सिद्धि है मेरे पास, योग साधना से उसने कितनी उन्नति कर ली है। यही सब सोचते हुए वो एक गांव में पहुंचा। वहाँ पर उसने देखा कि कुछ घर हैं, तो चलो वहाँ पे भिक्षा मांग ली जाए। तो वो गया, उसने भिक्षा मांगी। एक घर के पास उसने आवाज़ लगाई भिक्षा के लिए। तो कोई स्त्री उस समय अपने पति की सेवा कर रही थी, उसके बीमार पति की सेवा। तो उन्होंने कहा कि महाराज रुकिए, बस मैं आ रही हूँ। और जो कि वो अपने पति को नहला रही थी, वो कमज़ोर थे, खुद से सारे काम नहीं कर सकते थे। तो इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ा समय लग गया और इस बात से योगी को क्रोध आने लग गया। तो वो स्त्री आई, गेट पर उसने जो है उस योगी को भिक्षा दी और उसने कहा कि महाराज, क्या आप मुझे वो चिड़िया समझ रहे हैं। ऐसा सुनते ही वो योगी आश्चर्यचकित हो गया कि इनको ये बात कैसे पता। उस महिला ने जो जो घटनाएं घटी थी वो अक्षर से उस व्यक्ति को बता दी। तो योगी को आश्चर्य हुआ कि अरे, मैं तो इतनी साधना करके आया, पहाड़ पर इतने समय एकांत में रहा और इतनी कठिन तपस्या की, तब मुझे सिद्धि प्राप्त हुई। और ये एक साधारण से महिला जो कि अभी थोड़ी देर पहले अपने पति की सेवा कर रही थी, उनको नहला रही थी, इसमें तो ऐसी कोई खास बात दिख भी नहीं रही है। पता नहीं साधना जानती भी है नहीं जानती, क्या बात है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं उस महिला से ही पूछ लूँ। तो उन्होंने उस महिला से पूछा। तो उन्होंने कहा कि महाराज, मेरी तो एक ही साधना है कि मैं जो भी काम करती हूँ पूरी तन्मयता से करती हूँ और मेरे पति अस्वस्थ हैं, तो मैं उन्हीं को भगवान मानकर सेवा करती हूँ और यही सिंपल सरल सी मेरी साधना है। तो योगी को बहुत ही आश्चर्य हुआ योगी को, और उसका जो अहंकार है वो निश्चित रूप से टूटा भी। तो मित्रों, यहाँ पर इस कहानी का सारांश क्या है। कहानी का सारांश ये है कि कौन सा योगा बेस्ट है ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात है कि आपको क्या चीज़ ज़रूरी है जो करनी चाहिए।
अभी मैं इस पर चर्चा करूँगा, ज़रूरी है, क्योंकि मैं ऐसा एक वीडियो बनाने भी चाहता था और चूँकि क्वेश्चन आ गया है तो और भी अच्छा है। तो देखिए, सामान्य तौर पे आपने बहुत सारे योगों के नाम सुने होंगे, जैसे भक्ति योग है, राज योग है, क्रिया योग है, ज्ञान योग है, हठ योग है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ ब्रीफ में, कम से कम समय में। देखिए, जैसे शरीर है हमारा, तो शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए हठ योग है। हठ योग में 6 प्रक्रियाएँ आती हैं: बस्ती, धोती, नीति, न्योली, कपालभाति और त्राटक। ये 6 क्रियाएँ हठ योग की मेन क्रियाएँ। हठ योग का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो यही है, शरीर को स्वस्थ और शुद्ध रखना। अब शरीर तो हर मनुष्य के पास है, फिर आता है विचार। विचार आपके सही दिशा में काम करें, आप सही से निर्णय कर सकें, इसके लिए ज्ञान योग है। फिर आता है मनुष्य की भावना। मनुष्य की भावना अगर विचलित हो जाए तो आप जानते हैं जीवन में कैसी कैसी घटनाएं, दुर्घटनाएं घट जाती हैं। और अगर हम तर्क की बात करें तो अगर आप ईमानदारी से इस बात को देखेंगे अपने जीवन में, आप पाएंगे कि ज़्यादातर बार हम बातचीत में ऐसा कहते हैं कि मैं बहुत ही लॉजिकल हूँ, जबकि सच्चाई ये है कि जब भी निर्णय करने की बात आती है तो मनुष्य अपने आंतरिक भावनाओं के अनुसार निर्णय कर लेता है और बाद में उसको लॉजिकल बताने का प्रयास करता है। तो इसलिए भक्ति योग बहुत ही ज़रूरी है आपकी भावनाओं को संतुलित रखने के लिए। अब आती है बात कि हम विचारों के परे कैसे जा सकते हैं, चेतना का एक्सपेंशन कैसे होगा। इसके लिए है राजयोग। और दिन प्रतिदिन हम कोई ना कोई काम अवश्य ही करते हैं, इसलिए कर्मयोग। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 5, जैसा कि मैंने बताया, मैं पुनः दोहरा दूं: हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग और राजयोग। इसके अलावा और बहुत सी अनगिनत शाखाएं हैं जो कि इनसे ही जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं। आप उसको और भी कई ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि मंत्र योग है, नाद योग है। लेकिन ये जो 5 मेन शाखाएं हैं वो आपके पूरे के पूरे व्यक्तित्व को, मनुष्य के हर एक डायमेंशंस को कवर कर रही हैं। और जैसा कि शुरुआत में ये प्रश्न आया था कि सबसे अच्छा योगा कौन सा है, तो अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब मैं योग सीख रहा था तो गुरुजी से पूछा था मैंने, तो यही प्रश्न, तो उन्होंने कहा कि शुरुआत में जो है सबसे जो इन सभी का अभ्यास करना चाहिए कम से कम कुछ वर्षों तक, क्योंकि इस तरह से आप अपने व्यक्तित्व के अलग अलग अर्थों को समझ सकते हैं। और फिर उसके बाद आपके गुरु के मार्गदर्शन में जो भी चीज़ आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो आपको बताई जाएगी, तो फिर आप उस विशेष साधना में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो अभी सिर्फ शरीर के तल पर ज़्यादा सक्रिय है, तो निश्चित रूप से उसे हठ योग की प्रक्रियाएं और कर्म योग का अभ्यास बहुत ही अच्छा लगेगा और उसके विकास के लिए वो आवश्यक हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो बहुत ही बौद्धिक है और उसे पढ़ने, तर्क, विचार, इन सब में बहुत रुचि है, तो उसके लिए ज्ञान योग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसी तरह से कोई व्यक्ति भावुक है, संगीत पसंद है, कला पसंद है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भक्ति योग। तो देखा जाए तो ऐसा कोई भी व्यक्ति ढूंढ पाना मुश्किल है जिनके अंदर ये सभी चीज़ें नहीं मौजूद हैं। इसलिए शुरुआत में किसी भी व्यक्ति को उन सभी अभ्यास को करना चाहिए और फिर धीरे धीरे करते हुए जब जैसे जैसे आपका शरीर और मन और प्राण ये ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइंड होते जाते हैं, तब कहीं जाकर एक निश्चित समय के बाद ही एक सही मार्ग का चुनाव किया जा सकता है। क्योंकि सामान्य तौर पर अगर आप देखें सोसाइटी में, तो आप पाएंगे, मैं कुछ समय पहले कहीं पढ़ रहा था
कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग साइजोफ्रेनिक है, क्योंकि होता क्या है कि हम जिस समाज में रहते हैं हमें कुछ की जगह कुछ और चुनना पड़ जाता है। हम अपने भीतर बहुत सारी चीज़ों को सप्रेस कर लेते हैं। तो ईमानदारी से देखा जाए तो अभी हम अपने आप को ही ठीक से नहीं समझते। लोग दूसरे के लिए छोड़िए, अपने लिए भी ठीक से ईमानदार नहीं, उन्हें ठीक से पता ही नहीं कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि सामाजिक दबाव बहुत ज़्यादा है, कैरियर बनाना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको पता है, उसको मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। तो इसलिए मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सभी अभ्यास, अलग अलग अभ्यासों को अपने साधना में सम्मिलित करिए। कुछ जैसे कि आसन प्राणायाम है, जप है, और धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को अपने इसमें समाहित करिए अपने साधना क्रम में। और कर्मयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ जप से या सिर्फ साधना से या किसी चीज़ से नहीं सब कुछ हो सकेगा, क्योंकि हमारे भीतर जो अचेतन में बहुत सारे संस्कार मौजूद हैं। जब आप साधना करना शुरू करते हैं तो वो धीरे धीरे बाहर सरफेस पर आना शुरू होते हैं, और जब आप कर्म करते हो तो उसके द्वारा ही वो धीरे धीरे बाहर आते हैं और धीरे धीरे उनका क्षय होता है। और सिर्फ तब धीरे धीरे आप अपने ध्यान में समाधि में गहरे प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि अन्यथा वो जो विरोधाभासी विचार हैं, विरोधाभासी भावनाएं हैं, सप्रेस जो चीज़ें हैं, शरीर में जो तनाव है, वो सब आपको धक्का देते रहते हैं। बहुत से लोग हैं वो ध्यान के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन जरा भी रिलैक्स नहीं हो पाते, उनका व्यक्तित्व ही रिलैक्स नहीं है, वो हर वक्त तनाव से भरे हुए हैं। तो अब उस स्थिति में उनको ध्यान कैसे घटित हो सकेगा। चलिए मान लेते हैं कि आप सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य भी चाहते हैं, तो भी शारीरिक स्वास्थ्य चाहने वाला व्यक्ति, क्या उसको भावनात्मक असंतुलन नहीं हो सकता है? नहीं होता है क्या? या कि विचार क्या उसे प्रभावित नहीं करते? तो अगर आप सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य भी चाहते हो, तो भी अगर आप आयुर्वेद की परिभाषा देखें या आधुनिक परिभाषाएं देखें, तो जब तक मनुष्य प्रसन्न चित्त नहीं है तब तक वो स्वस्थ नहीं है। और बिना ध्यान के, बिना भक्ति के, बिना साधना के कोई भी मनुष्य प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा है कि हो सकता है, जैसे कि मैंने वो कहानी शुरुआत में सुनाई, कि हो सकता है वो उसको किसी और ढंग से कर रहा हो। मान लीजिए एक चित्रकार है, चित्र बना रहा है, और यहाँ पर फ़र्क है कि कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट है या साधक है, दोनों हैं। आप उस कभी अगर जीवन में आप देखें तो आप पा सकते हैं, आप कुछ कलाकारों को देख के समझ सकते हैं कि कुछ लोग हैं वो उनको टेक्निक पता है तो अच्छा गा बजा रहे हैं, लेकिन अभी उसमें वो साधना वाली बात नहीं आई है। तो फिर आप उनके जीवन को देख सकते हो कि वो सब कुछ करने के बाद भी उनको तनाव बना रहता है। मैं अपने जीवन में से बहुत से लोगों से मिला हूँ, बहुत से लोगों को मैंने ट्रेनिंग भी दिया है, तो इसलिए मैं पूरे अनुभव से, पूरे विश्वास के साथ ही कह सकता हूँ। तो आपको ये समझना होगा कि ये सभी अभ्यास महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो बातें बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जिनको नहीं भी पता है वो भी ज्ञान दे रहा है। ज़्यादातर तो ऐसा ही लोग ज्ञान बांट रहे हैं, उन्होंने खुद चाहे कोई भी अभ्यास नहीं किया। क्योंकि योग कोई ऐसा विषय वस्तु नहीं है कि आप बस हफ्ते भर में आपने क्लास की और 10-15 दिन के बाद आप अचानक से रातों रात योग गुरु बन गए। कम से कम तो 12 साल का प्रशिक्षण चाहिए ही होता है, क्योंकि बहुत विस्तृत विषय है, और उसके बाद भी बस थोड़ा ही आता है, इतना कि आप ये कह सको कि हाँ हमको थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने इस प्रश्न के साथ जो मेरी अल्प समझ है उससे मैंने जवाब देने का प्रयास किया है, और ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आपको सही मार्ग प्राप्त हो, एक योग्य गुरु प्राप्त हो, और आपका जीवन निरंतर उन्नति करता रहे।
और अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे वीडियो के लाइव अपडेट्स मिल सकें। और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अभी के लिए इतना ही।